को बेंजीन ही लगेगा वो। मैं इस बार नहीं आ रही हूँ, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी कब आऊंगी, 10 दिसंबर आपका ऑफलाइन। हाँ हाँ, नेक्स्ट में आऊंगी, इस बार शिवानी मैम आ रही है। चलिए ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है ऑलमोस्ट सारा कवर किया है। एक आइसोमेरिज्म का टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि आई नो कि टाइम कम है, और वो टॉपिक ये नहीं है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बट आपके टेस्ट में से अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, इस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में आता है। ठीक है, तो 1-1.25 घंटे का ही टाइम है, तो ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम पूरा कवर कर ले और आप लोगों को समझ में आए ये चीजें। ठीक है, तो अपनी बता दो भाई, क्या बताओगे, डेट बताओ। मैम 2। चलिए बढ़िया। तो रेडी हो सभी के सभी, 60 बच्चे ज्वाइन करके। ये क्लास ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूछो क्यों। उसमें 40 बच्चे आए थे रिवीजन क्लास में, और लिटरली मैं इतना शॉक्ड हो गई थी कि रिवीजन क्लास में तो भैया स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, घट गई। और क्या करवा रही थी तुम्हें पता है, आईने की इक्विलिब्रियम लास्ट में जाते जाते, और सारे ऐसे बैठे थे, ऐसे सिर्फ 2-4 बच्चे बोल रहे थे, तनिष्का लक्ष्य यही बोल रहे थे, बाकी सारे ऐसे बैठे थे। मेरे को तो हो गया भाई गड़बड़ है। तो मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम से, और उनका पूरा, हालांकि मैंने उन्हें पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम कवर करवाने की ट्राई की थी, लेकिन एक रह गया टॉपिक क्योंकि टाइम नहीं था, बट फिर भी बच्चों ने बहुत ही कम रिस्पॉन्ड किया। तो मैं चाहती हूँ तुम लोग ऐसा मत करना कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन तो तुम लोगों का फेवरेट चैप्टर है। जहां जहां डाउट होगा, जहां जहां तुम्हें लगेगा कि मैम, क्योंकि ना तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे जैसे मैं रिवीजन का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी विद उनके क्वेश्चंस, है ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें ये वाले क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है, और वहीं पे अपना डाउट पूछना मुझसे। ठीक है, और यही फायदा कि अपनी क्लास जो है लास्ट में है, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। चलिए, अभी कुछ पूछना है, नहीं तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन का प्रोपोर्शन ज्यादा है क्वेश्चन क्लास में इसके बाद। ओके, हाँ मैं आपको बता दूं, तुम लोगों की क्लास है इसके बाद। हाँ मैम, बायो की मैम। ओहो, पहले बताते, मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया, अब तो वो होएगा ही नहीं है चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, मुझे लगा इसके बाद। अच्छा, तो बेसिकली आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जल्दी जल्दी तो करवाऊंगी ही। ठीक है, 9:15 से 10:15। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमारी बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने एक एग्जांपल लिख के समझाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, उसके साथ लिगेंड लगे होते हैं, राइट। लिगेंड बेसिकली क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, बिकॉज मेटल पे क्या आ रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज। लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, डोनर है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये बाहर जो आपको दिख रहा है, ये आपको पता है काउंटर आयन होता है, आयनाइजेशन स्फीयर होता है। क्यों आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसको पानी में डाल देते हैं तो ये तो एज इट इज रहता है, इसका डिसोसिएशन हो जाता है। इस पूरी एंटाइटी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। 6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है। तो ये बिल्कुल बेसिक आइडिया होता है जो क्लास के स्टार्टिंग में टीचर देता है। उसके बाद सबसे पहली थ्योरी आती है, क्या बोल रहे हो बच्चे, यही से, हाँ यही डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो बेसिकली वर्नर थ्योरी आती है सबसे पहले आपकी। वर्नर थ्योरी में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, वर्नर थ्योरी में 2 टाइप की वर्नर ने वैलेंसी बताई थी। कौन कौन सी बताई थी बच्चों, एक तो प्राइमरी वैलेंसी बताई थी और एक सेकेंडरी वैलेंसी बताई थी। प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल आयन की। सेकेंडरी में बहुत सारी चीजें वर्बली बताऊंगी, तो आपको कुछ लिखना नहीं है, लिख रहा है तो पिटाई कर दूंगी, लिखना नहीं है, लिखा हुआ ऑलरेडी आपके पास है सब कुछ। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, बेसिकली आप लोगों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंडरी वैलेंसी आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, प्लीज यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो, मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है आपको, तुम्हारे सवाल ही नहीं खत्म होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, ठीक है, और आपकी जो बेसिकली सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। जैसे देखो, अगर मेरे को सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है तो 6 है यहाँ पे, और आपको पता ही है ये डिसोसिएट नहीं होता, ये आयनाइजेबल होती है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, बाकी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, आपको इसका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लिखनी है, इसका काउंटर आयन क्या है वो लिखना है, और नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन में ये लिखना है।
इस छोटे से पैराग्राफ से आपको लोगों का पूरा हो जाएगा। मैं बनाती जा रही हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन जरूर लिखेंगे, बेशक आप नोट्स नहीं बना रहे हैं लेकिन क्वेश्चन जरूर लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में क्या होगा बच्चों, एक तो आपका PTCl4 2 नेगेटिव होगा एंड काउंटर आयन क्या होगा यहाँ पे, पोटेशियम K2K+। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी काउंटर आयन ये होगा, और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, होता ही वही है। ठीक है, 2 नेगेटिव। यहाँ पे कैसे बनाऊंगी बच्चों, देखिए क्या होगा, 2Cl नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल, क्योंकि होल मॉलिक्यूल आपका क्या है, न्यूट्रल है बच्चों। ठीक है, और इसमें क्या होगा, बना रहे हो या नहीं, बना रहे हैं, दिस इज रिवीजन क्लास। ठीक है, ओके, 4K+, और इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ये एज इट इज रह जाएगा। देखो अब काउंटर आयन देखो कितने, एन कितना होगा यहाँ पे, टोटल आयन्स कितने हैं, 2 इसके, 1 इसका, 3। ठीक है, ये बताइए, ये भी 3, ये कितना है, 3, ये क्या है, और ये कितना है, ये कितना है, 0। 1 कौन बोला, 1 कौन बोला, मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में आयंस मिले हैं क्या तुम्हें, नहीं मिले। देखो एक क्वेश्चन बन गया तुम लोगों का 4 नंबर का, मतलब कहाँ बन गया वो कल देखते हैं। ठीक है, और ये वाला देखो, ये वाला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मैंने स्लिप लगा दी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने AgCl, याद है प्रेसिपिटेट वाले आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना AgCl उतने ही निकलेंगे जितने ब्रैकेट के बाहर है, जितने ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर 3 Cl हैं तो वहां पे 3 मोल ऑफ AgCl निकलेंगे, 2 है तो 2 निकलेंगे, 1 है तो 1 निकलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए बच्चे की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है आप लोगों की, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है जी, यस मैम। बड़े शाबाश। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं इसको अपने तरीके से बताती हूँ कि हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, ये सबको पता होता है, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की बारी होती है चित्त हो जाते हो आप लोग, नहीं निकलते हैं। तो देखो, हालांकि एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सिंपल दे रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जामिनर देता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं वही ले लेती हूँ, C2O4 3 नेगेटिव। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ, डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। अगर आपको लिगेंड की डेंटिसिटी पता है तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा कोऑर्डिनेशन नंबर से। अब देखो इसकी डेंटिसिटी कितनी है, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट कितने, मैम 2 होती है, मैम नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। एज सिंपल एज दैट। जैसे ये देखो, ये दिया हुआ ये वाला, इसमें भी यही करोगे, इथाइलिन डाइमीन 6 है इसका, हाँ इथाइलिन डाइमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट, तो डेंटिसिटी इसकी 2 होगी। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, देखो नंबर ऑफ लिगेंड 3 मैम 3 है, 6 हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, 6 होता है। हाँ कितना कॉम्प्लिकेटेड आ जाए आप ये कर लोगे। जैसे डेंटिसिटी के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि मोनोडेंटेट क्या होते हैं, बाइडेंटेट। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो जिनकी देने वाली क्या है, एक ही बंदा है, डोनर साइट है, जैसे वाटर हो गया, Cn नेगेटिव, ये सारे वो लिखे हुए हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। अमोनिया हो गया, हाँ सिंगल डोनर, NH2 नेगेटिव, NH2 हो गया, ठीक है, NH3 अमोनिया हो गया, CO हो गया, ये सारे आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स में आते हैं। ठीक, बाइडेंटेट लिगेंड में कौन कौन आते हैं बच्चे, जो दो बनाते हैं एटम के साथ, यानी कि 2 डोनर साइट्स हैं, 2 डोनर साइट्स हैं। जैसे ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इथाइलिन डाइमीन, ऑक्सलेट, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, यस मैम, देखो 2 साइट है नाइट्रोजन की और इसकी। इसके अलावा एक होता है एसिटाइल एसिटिनेटो, एसिटाइल एसिटिनेटो, याद आ रहा है, नेटो, AC लिखते हैं हम, CH3 CO CH2 CO CH3। देखो 2 हैं देने वाले, एक ये है और एक ये है,
ये मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। हालांकि इसको इसकी किस फॉर्म में दिखाया जाता है, इनोल फॉर्म में दिखाया जाता है। इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से, ठीक है, मोनो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। हाँ, मैं सारे नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपका बायोपिरिडिल भी हो सकता है ना, आपका डीएमजी भी होता है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, वो भी आपका बायोडेंटेट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पॉलीडेंटेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है, जल्दी बोलो, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, शाबाश, इथाइलिन डायमीन टेट्रामीन एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या, 4 ऑक्सीजन होते हैं देने वाले और 2 नाइट्रोजन होते हैं। इधर देखो, दिख रहे हैं आपको, मेटल से 4 ऑक्सीजन बाउंड है और 2 नाइट्रोजन, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है जी, ओके। उसके बाद आपने सुना होगा, या हो भी सकता नहीं सुना हो, लेकिन मैंने बताया था ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। ये वो वाले प्राणी होते हैं, ये वो वाले लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन मेटल को दे भी सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, भी कर सकते हैं, ठीक है। देंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई एक्सेप्टर। इनके पास पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं। याद करो, मैंने आपको मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स बताए थे, ठीक है। पहले वो मेटल को देते हैं और फिर अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में उसको वापस लेते हैं, ठीक है। यस मैम, ये ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि CO एंड NO इज एन एग्जांपल ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। हाँ, पहले किसने हैंड रेज किया था, पूछो भाई। मैम बस यही वाला पूछ रही थी, समझ नहीं आया था पाई एक्सेप्टर का। आ गया अभी? यस मैम, अब आ ठीक गया। है, शैली। पाई एक्सेप्टर को वही बोलते हैं, मतलब कि एम्बिडेंटेट लिगेंड को ही पाई एक्सेप्टर बॉन्ड बोलता है। किसने बोला, किसने बोला? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। पाई एक्सेप्टर वो होते हैं जो दे भी सकते हैं और वो ले भी सकते हैं। CO क्या होता है, आपके CO के पास क्या होता है, पाई स्टार और बाइटल होते हैं, तो जो वो मेटल को देता है इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में वापस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसका ड्यूल बिहेवियर है, वो दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो CO एंड NO इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट तो अलग चीज है भाई, एम्बिडेंटेट तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जो एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। कौन कौन से? NO2। एक बार हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें नाइट्रोजन जो है डोनर ऑक्सीजन हो, किसी में जैसे साइनाइड बन रहा हो, किसी में आइसोसाइनाइड बन रहा हो, किसी में थायोसाइनेटो बन रहा हो, किसी में एन-थायोसाइनेटो बन रहा हो। जैसे ये NCERT में बना भी रखा है तो मैंने भी यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताओ भाई इनमें से कौन एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। या ये भी पूछ सकते हैं आप लोग जो आइसोमेरिज्म करते थे, बताओ इसमें से कौन लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। ध्यान रखना, एम्बिडेंटेट लिगेंड ही क्या शो करते हैं बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म। मैंने वो वाला टॉपिक नहीं लिया है इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ थोड़ा बहुत, जहां जहां मुझे लगेगा बताना चाहिए, ठीक है। NO2, Cn नेगेटिव, NCS नेगेटिव, सिर्फ यही 3 है NCERT में और यही आपको करने हैं। उसके बाद क्या आता है, चिलेशन। याद करो चिलेशन, जो आपकी जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है चिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 से ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मैम रिंग फॉर्म करते हैं, ये रिंग फॉर्म करते हैं। और जो चीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि वो रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। चीलेट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है जी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इधर देखिए, जैसे मेरे पास ये है NiNH3 6, ठीक है, और एक है NiAN इथाइलिन डायमीन। तो कौन से वाला स्टेबल होगा? B वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें क्या बनी है, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ठीक है, इसमें ड्यू टू इथाइलिन डायमीन चिलेशन। और ये क्वेश्चन है 2023 नीट, ठीक है, ड्यू टू चिलेशन। तो ध्यान रखना, चिलेशन वाला सवाल पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कौन सा स्टेबल है, तो दिमाग दौड़ाना है, कैसे बता सकते हो सकता है चिलेशन वाला फैक्टर लग रहा हो सकता है CFSC निकालने के लिए, हो सकता है CFSC से निकाल के आप बता सकते हैं। बट अगर मान लो CFSC सेम आ गई दोनों में तो फिर चिलेशन। और ये क्वेश्चन देखो, सॉरी ये वाला देखो, होमोलेप्टिक और हिट्रोलेप्टिक, सिंपल
देखो एक बार पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। होमोलेप्टिक क्या होते हैं, जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स मिलते हैं, और हेटेरोलेप्टिक कौन से होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के डोनर होते हैं। और नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो आपको वो पहचानना था उसमें से। हाँ जी, कोमल इज सेइंग ओनली वन टाइप ऑफ डोनर, जी हाँ ठीक है। ये बोलना बहुत हद तक सही नहीं रहेगा कोमल, आप ये ध्यान रखो, H2O भी तो एक ही देता है, वो भी तो एक ही है, ठीक है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि दो डिफरेंट लिगेंड है, या थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन भी देने वाला है, Cl भी देने वाला है, ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ जी मैम, इसके एग्जांपल्स कैसे याद करें, याद नहीं होते मुझे। इसमें एग्जाम्पल तो याद ही नहीं करने हैं, अगर तुम्हें एक ही टाइप के लिखने हैं। हाँ, इस चैप्टर में एग्जांपल ज्यादा है, पता नहीं भूल जाती हूँ। कौन से एग्जाम्पल है इसमें, आपको ध्यान ही नहीं रखने, वो लिख के देंगे, आपको सिर्फ बताना है बच्चे, ठीक है। जैसे ये है, इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको लिख के देंगे चारों में से कौन है, ठीक है। तो आपको देख लेना, अगर एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं तो आप लोग होमोलेप्टिक में उसको कैटेगराइज कर देंगे, और अगर हेटेरोलेप्टिक है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम होंगे। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम इसमें, तो ये आपको आना चाहिए, वैसे ही निकालना जैसे मैंने बताया था। मनीषा हो गया? यस मैम। अरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया। मैम आप ये बताओ कहाँ का क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ये नहीं मैम पूछना, हो गया। कहीं से तो मैंने हो गया मैम। से मॉड्यूल से हो गया। क्वेश्चन, ठीक है। मैम मेजर टेस्ट का है मैम। अच्छा चलिए, क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? मैम सी आ रहा है। इसमें मैं डिटेल में बता देती हूँ, आगे वाले क्वेश्चन तुम खुद करोगे, होमवर्क में जाएंगे वो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड 1 होगा इसका, तो इसका 2 इंटू कितना होगा 4, 5 हो जाएगा, और इसमें 6 हो जाएगा, अभी बताया था ये वाला, तो 5 एंड 6, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वही आपको चेक करना है, जितने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होगी। इसमें 5 मिलेंगे, इसमें 4, इसमें 3, और इसमें सॉरी इसमें 2 मिलेंगे, और इसमें 3 मिलेंगे, तो चेक कर लो। मैम ए ऑप्शन। फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा फिर, शाबाश बहुत बढ़िया जा रहे हो, गुड गोइंग, ठीक है। नोमेनक्लेचर पे आ जाओ जी। मैम एक बार क्वेश्चन मैम दोबारा दिखा दो, मैम पीछे वाला। क्या करना है तुम्हें, उतार नोट डाउन करना है? नोट डाउन तो कुछ करना ही नहीं है ना, कर ही नहीं पाओगे, मैं तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही है ना। चलिए पीडीएफ सेंड कर दोगे ना आप? अरे हाँ भाई, तुम लोगों के लिए बनाइए, मैंने क्या करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन भेज दूंगी बच्चे, रेशम अभी इस पे फोकस करो, वो पहला वाला क्वेश्चन बहुत पहले ही चला गया, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम नोमेन, अभी तक हमने क्या सीख लिया, वर्नर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन देख ले जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये ध्यान रखना, मैं पूरा कोऑर्डिनेशन अगर मैं 1 शॉट में कराऊं तो 1 शॉट में भी मुझे 5 लेक्चर तो चाहिए। ये हमारी जो रिवीजन क्लास हो रही है वो आपके एग्जाम के लिए हो रही है, सो दैट आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे बच्चों को आती है निकालने, मैम वर्नर थ्योरी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को आने चाहिए। अब आ जाओ नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। मैम यूट्यूब पर मैं तो 1 घंटे में निपटा रहे कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मैम नोमेनक्लेचर अभी निपटा सकते हैं का नाम बताएंगे। मैम जल्दी, मैम टाइम निकल रहा है। मैम जल्दी, मैम आगे बढ़ते हैं। देखो इतनी एक्साइटमेंट तो मुझे भी, चलो ठीक है। बेसिकली नोमेनक्लेचर में आप लोगों को, मैं इस पे मत देखो, मैं अपनी तरफ से बताती हूँ क्या क्या इसमें मेन बातें ध्यान रखनी है। तो देखो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स और आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। अगर आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ध्यान रखना, पहले आप जब नोमेनक्लेचर लिखते हो तो कैटायन का नाम आता है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा होता है उसमें पहले लिगेंड का नाम आता है, फिर आपके सेंट्रल मेटल आयन का नाम आता है, और लास्ट में क्या लगता है 8 लिखता है अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो। और अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसमें फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज इस पे ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूँ फालतू की बातें यहाँ पे नहीं चलेंगी, ठीक है। आइए फिर उसके बाद अगर मान लो आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो वही है, पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का। ध्यान रखना
सेंट्रल मेटल आयन के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर लगाओगे, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है जी। और न्यूट्रल का सिंपल आएगा जैसे आता है। जो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे पीछे किससे खत्म होगा, वो ओ से होगा। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, इस तरीके से खत्म होगा। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं तो वैसे आपको आता ही है। ठीक है। थोड़ा सा वो देख लेना, नाइट्राइडो और एजाइडो में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, देख लो एक बार, अभी बता देती हूँ। एजाइडो आपका N3 नेगेटिव होता है, नाइट्राइडो आपका N के ऊपर 3 नेगेटिव होता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि नीट 2024 में इस बार इसमें फंसाएंगे, क्योंकि ऐसा आया नहीं है क्वेश्चन नीट में, जेई में तो आ चुका है। ये आपके कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। न्यूट्रल लिगेंड बोले तो जिन पे चार्ज नहीं होता। फेमस कौन से हैं, इथाइलिन डायमीन, अमोनिया, पिरिडीन, ट्राइफिनाइल फोस्फेट, नाइट्रोसिल भी कभी कभी, ये अपना ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दो कहीं कहीं पे +1 भी दिखाई देता है ना, ब्राउन रिंग में, और एक वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाले रिएजेंट में। ठीक है। अच्छा, एंडिंग मैंने बता दिया किससे होगी। अब मैं डायरेक्ट आपको नेमिंग पे लेके आती हूँ। चलो जी, हो जाओ शुरू। लिखो लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो। एक मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी तुम करोगे। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगी, इसमें किसका नाम लिखूंगी लिगेंड का, तो क्या लिखूंगी, हेक्सा मीन, डबल एम लिखना है, कोबाल्ट, मीन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 तुम लोगों की इतनी आवाज वो क्यों हो रही है, इतना पता नहीं बैकग्राउंड में इतना यस मैम, एक साथ बोलते हैं मैम ये सारे। मैम वो माइक में ज्यादा घुस के बोल रहे हैं। क्लोराइड, क्या यही लिखा है आप सब लोगों ने? यस मैम। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो एक से ज्यादा लिगेंड है, तो पहले आप क्या लिखोगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो पेंटामीन, अब ये मत बोलना मैम पी पहले आता है, पी बाद में आता है, आपको देखना है अमीन का ए पहले आता है। पेंटा अमीन, पेंटामीन, क्लोराइडो, क्लोराइडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट, टी, क्लोराइड, क्लोराइड, ये वाले कीजिए, ये वाले कीजिए। अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है प्लीज मत बोलो, सीरियसली मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। और अगर आप, ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर जिसको आंसर देना है आप लोगों के लिए चैट बॉक्स बनाया गया, प्लीज वहां पे दीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। मैम लास्ट वाले में उसकी ऑक्सीडेशन, मेटल में कब एट लगाते हैं रेशम, अभी नेक्स्ट है जब आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, जब आपके कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि नीचे वाला देखो, ये वाला कर लोगे, क्या नाम होगा इसका, टेट्रा क्रोमियम। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं लिख रही हूँ टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्रोमियम 3 क्लोराइड। मैम जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी ना? मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है क्या? ओके सॉरी, 3 करो, 3 करो। ओके, ये वाला रेशम इधर आओ बेटा, ये वाला है आपका, देखो इधर, क्योंकि देखो ना इसको अगर मैं लिखूंगी तो ये बनेगा ना अपना, तो यस ये मैम। आयनिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जब आप सेंट्रल मेटल का लिखोगे तो पीछे 8 लगना है। जैसे अगर मैं इसका नाम लिखूं तो पहले कैटायन का नाम आएगा पोटेशियम, फिर आएगा टेट्रा, साइनो या साइनाइडो, कुछ भी लिख लो, निकल 0, निकलेट, नॉट निकल, निकलेट, और निकलेट 0, 0 वो हाँ 2 आई मैम 0 है ना, चार्ज। सॉरी मैम, 2 है वो 0। मैम 0 होगा। 0, बस खत्म। ठीक है जी, देखिए। ओके, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन कीजिए और अपना आंसर प्लीज ऐसे मत बोलना, आप लोग चैट बॉक्स में बोलो, वो ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। और बच्चे ये रिवीजन है, क्लास है, जिसने बहुत अच्छे से चैप्टर कर रखा है वो ही मेरी चीजों को कैच कर पाएगा। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को आए अच्छे से समझ, तो प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम दे नहीं सकती हूँ मैं थोड़ा आप लोगों को। ये क्या बना दिया, डी आ रहा है क्या, हेक्सामीन मैम, कोबाल्ट D है। नाइट्रेट, डी आ रहा है। हाँ डी आ रहा है, D है। बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई। मैम डी आ रहा है। हाँ, नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना -1 होती है। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, ऊपर 2+ है। मैम नाइट्राइटो कितनी होती है? हाँ जी बेटा, मैम चार्ज नाइट्राइटो पे चार्ज -1 होता है ना? नाइट्राइटो या नाइट्रेट, नाइट्राइटो नाइट्राइटो। हाँ -1। मैम ये तो हमारा नाइट्रो ग्रुप हो गया ना, नाइट्राइटो ONO होता है ना? हाँ तो N
लिखने में तो नाइट्राइटो लिखोगे ना, नाइट्राइटो एन, वो एन यही तो होता है वो, अगर ओ से अटैच है तो, और अगर उससे अटैच है तो आप ये लिखते हो। अरे ये इधर आओ, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, तो पीछे लगाते वक्त क्या आएगा, ओ नहीं आएगा प्रियांशु? यस मैम। एक बार, ठीक है। NO3 इज योर नाइट्रेट, है ना? चलिए इसका नाम, इसका बी आंसर बोल रहे हो सारे, तो एक बार देख लेते हैं। हाई एक्वा, और ये भी ध्यान रखना, अगर आपका जैसे इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन, ऑलरेडी डाई यूज हो रहा है, तो इसके पहले जो सफिक्स लगाओगे वो बिस ये यूज करोगे, तो बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर 2 आयन, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अरे डी कौन बोल रहा है? क्यूपरेट क्यों आएगा भाई? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कहाँ कहाँ? मैम टाइपिंग एरर हो। अच्छा टाइपिंग एरर, फिर ठीक है, मैं सबके देख रही हूँ। ये क्वेश्चन करो अभी, जो ये क्या नाम है, प्रियांशु बात कर रहा था, वैसे ही क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़ो इसको। मैम ONO को क्या बोलते हैं? नहीं अभी बताया मैंने। NO2 है ये। अच्छा ओके मैम, समझ गए। बस ये ओ से, क्योंकि ओ से नाइट्रो बना हुआ है, इस वजह से ये लिखा हुआ है। मैम बस हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे रखा है। डी आ रहा है सबका ना? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये ओक्सो कहाँ से आ गया भाई? ओक्सो नाइट्रो, अभी प्रियांशु ने बोला और मैंने उसको कंफर्म किया कि बेटा नाइट्राइट। मैम ए ऑप्शन होगा। NO2 नाइट्रो। ए भी क्यों होगा? अरे भाई ये नाइट्रो नहीं है, नाइट्राइट है, इसको नाइट्राइट को लिखते हैं, लिखते हैं। नाइट्रेट कोबाल्ट पकड़ा, नाइट्रो थोड़ी होगा। शैली आप प्लीज चैट बॉक्स में बोले, मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मैम मुझे भी बहुत हो रही है, आप बोल रही है बीच में, वो बोल रही है, मुझे तो पीछे से आवाज आ रही है ना, तो मैं यस मैम सी होगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखो। हाँ, पेंटा अमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अभी भी माइक ऑन है बेटा तुम्हारा? किसका माइक ऑन है भाई? मैं रिमूव करना पड़ेगा मुझे फिर, ठीक है। हो गया, पेंटामीन नाइट्राइटो कोबाल्ट। तुम लोग डी क्यों बोल रहे हो? पढ़ो भाई, ढंग से पढ़ो। आ जाओ, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन, इधर आओ। अब यहाँ पे मैं आपको VBT CFT के दर्शन करवाने वाली हूँ, इधर आओ। मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से देखना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड इसलिए लगाई है क्योंकि पहले आपको इनके वो पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि +2 +3 में इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। नहीं तो आप ना तो कोई कलर वाले क्वेश्चन कर पाओगे, ना ही कोई मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चन कर पाओगे, और VBT CFT तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो ये आपको सारे लर्न होने चाहिए। और अगर मैं स्कैंडियम +2 बताऊं तो पहले कहाँ से निकलते हैं? 4s से निकलते हैं। स्कैंडियम 3+ की बात करूं तो T0। टाइटेनियम मैं 2-3 करके दिखा रही हूँ, ये इजी है, कर लोगे मुझे पता है। अगर टाइटेनियम +2 की बात करूं तो 3D2 और 1 की ये, जैसे मैग्नीज में बात करूं तो 3D5 और इसमें 3D4 कर लोगे। ऊपर में देखो 3D10 हो जाएगा, ये 3D9 हो जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप लोगों को इनकी कॉन्फ़िगरेशन पता हो। उसके बाद हम चलते हैं VBT। यहाँ पे लिखो नीट 2024 आता ही आता है क्वेश्चन। इवन CFT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी VBT इंपॉर्टेंट है। VBT में बेसिकली जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है वो कोवेलेंट माना गया है अकॉर्डिंग टू VBT। ये वही VBT है जो अपन वो करके आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ के आए हैं तो जी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, DsP2 बच्चों क्या है? स्क्वायर प्लानर बी एक्टिव। अगर जाओगे तो ये लगा लो 5-5 मिनट में टॉपिक भागते जाएंगे, ठीक है। sp3d में आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आ जाता है। sp3d2 और d2sp3 दोनों ही टेट्राहेड्रल होंगे। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए इनमें डी कौन सी ऑर्बिटल यूज होती है। देखो बच्चों, अगर मैं VBT की बात करूं, अभी मैं कुछ आपको ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बताऊंगी। उससे पहले ये मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है आप लोगों के लिए, आई होप ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के आप कॉम्प्लेक्सेस देखते हो, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या है? अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज हो रही है, यानी कि d2sp3। पेयरिंग होती जाएगी, और जितनी पेयरिंग होती जाएगी तो स्पिन कम आती जाएगी, जिसको हम लो स्पिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अरे मैंने देखा नहीं, डाउट पूछ रहे हो क्या तुम? डी से लेंगे, ओके। मैंने चैट बॉक्स ही खोल दिया अभी, ठीक है। आउटर में क्या होगा? बाहर वाली d ऑर्बिटल यूज होंगी, sp3d2,
हाँ बिल्कुल ठीक है। स्पिन फ्री होगा, क्यों? स्पिन फ्री का मतलब क्या है? ज्यादा स्पिन होंगी, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या एग्जांपल कराऊंगी, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी टेट्राहेड्रल में? sp3, या हो सकती है पॉसिबिलिटी dsp2। खुद सोचो, अगर dsp2 होगी तो अंदर वाली ऑर्बिटल यूज होगी। ठीक है, ओके। टेट्राहेड्रल में कोई पेयरिंग नहीं होती है, और स्क्वायर प्लेनर में आपको पता है डी ऑर्बिटल ये यूज होती है। एक ही डी खाली होनी चाहिए, तभी होगी dsp2। और अगर एक खाली चाहिए, इट मींस पेयरिंग चाहिए होगी फिर हमें। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या बोल रही हूँ? ये मैंने तुम्हें चारों बता दिए एकदम से, ठीक है, तीनों बता दिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीबीटी के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको याद हो तो क्लासेस में मैंने बोला था इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं जिसको सीएफटी ने दूर किया था। ठीक है, बेसिकली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कंप्लीटली बेस्ड है आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट पे। इन्होंने क्या किया था वीबीटी में, जब ये कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन बताई, उससे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला कि भैया इस कॉम्प्लेक्स का, जो कि कोबाल्ट है, इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की हेल्प से इन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं, तो उसकी हेल्प से उन्होंने कुछ कुछ जुगाड़ करके उन्होंने ये बताया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। गेटिंग माय पॉइंट आउट? आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 होता है। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसने नहीं बताई थी रेशम, वो सीएफटी थी, डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, इसने ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कुछ नहीं बताया इसने, तभी तो इतनी एक्सेप्शन थी बाद में इसकी। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या दिया हुआ है? 0, यानी कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोबाल्ट 3+ जब आप निकालोगे तो D6 आएगा, यानी कि इसमें क्या हुई होगी बच्चों? पेयरिंग। देखो क्योंकि हमें खाली कितनी चाहिए ऑर्बिटल? 6 चाहिए। उनको 6 खाली करो, मेटल की ऑर्बिटल खाली करो, हाइब्रिडाइजेशन कराओ, उसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन भरेगा, यही है वीबीटी। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3। D2sp3 डायामैग्नेटिक है, लो स्पिन है, ये 5 चीजें पूछते हैं एग्जामिनर। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये तुम्हारे लिए वो देखने की अच्छी अच्छी स्लाइड लगाई हुई है, इसमें तुम देख सकते हो। ये वाले देखो बच्चों, COFS F63 नेगेटिव, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? 4.9, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 4। शाबाश, याद है मेरी वो ट्रिक? मैंने कहा था अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.8, 2 2.8, 3 3.8, 4 4.8, 5 5। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई होगी। 3+ क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6, और इसकी हो जाएगी sp3d2। sp3d2 होगी। एक बार और बता दीजिए, इतना शोर हो रहा था समझ ही नहीं आया। अभी तो किसी ने नहीं बोला बेटा कुछ। मैम आप कह रही थी ना कि वो ट्रिक 4 आ गया उस अच्छा, वो ट्रिक मैं बोल, अच्छा ओके, ट्रिक मैंने बोला कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है साइमा, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग आती है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.8, 2 है 2.8, 3 है 3.8, 4 है 4.8, 5 है 5.8। ठीक है, ये याद रखना, बार बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बट नीट में एक बार डायरेक्ट ये पूछा था, बताओ इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा 0.8 ही आएगा या नहीं, फिर मतलब वैसे देखो यहाँ पे 0.9 है, अप्रोक्सीमेट हो 5 भी हो सकता है। हम चेंज होते रहेंगे ना। 4.8 4.9 5 इतने के बीच में वैल्यू होगी, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ओके मैम। ओके, तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा बच्चों। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने दोबारा क्यों लगा दी भाई स्लाइड? चलिए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आ जाओ, करो करो, आ जाओ, मजा आएगा, यू विल एंजॉय। करो, टेंशन मत लो, जितना भी टॉपिक कराऊंगी ट्राई करूंगी कि सारे करा देना। 9:15 है ना क्लास अभी? वैसे अपनी क्लास को तो 5 मिनट ही रह गए हैं खत्म होने में, बट कोई नो मैम 9:15 बजे है, 9:15 45 पे। नो मैम 8:25 हो रहे हैं। अरे मेरा कुछ और कहने का मतलब था। मैम ठीक है, क्लास ओवर 8:45 पे होगी ना, तो मैं आपको 8:40 पे छोड़ूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो इधर आओ, ध्यान सुनो,
वीबीटी ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीएन, अभी मैं बता रही हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ध्यान रखना, हालांकि ये सीएफटी में था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी तो डायरेक्ट आप लोगों के आंसर आने चाहिए मैम, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, Mn ये क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैम पैरा होगा ना, मैम पैरा में मैं D6 आ रहा था दिमाग में। ओके, इसमें देखो D5, इसमें क्या होगा? D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा आफ्टर पेयरिंग। जरूरी नहीं है कि पेयरिंग करवाने पे हमेशा डाया आएगा, दिस इज नॉट कंपल्सरी वाला फैक्टर, ठीक है। ओके, ये वाला देखो, वाटर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, याद आ रहा है? यस मैम। तो बाहर वाली ऑर्बिटल यूज होंगी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड तो मैम होंगे, तो पैरामैग्नेटिक 5 अनपेयर्ड होंगे। मैम वो लास्ट वाले क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक नहीं होगा? नहीं बच्चे, D5 है ना, D5 है ना, पेयरिंग करवाओगी तो एक तो खाली रहेगा ही रहेगा। मैंने 2 साइड ले लिया था इसलिए, ठीक है, इसको पेयरिंग करवा लेना इसकी। चलिए आगे आओ, ये भी बिल्कुल सेम है, फ्लोरिनिस वीक फील्ड लिगेंड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे किसमें मैम? इसमें जहाँ पे आपने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है Fe3+ है ना बच्चे? मैम 2+ है ना? 3 4 5 3+ है ना, 3+। अरे ये गलत लिखा हुआ है भाई, इसको देख लो तुम, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है और कुछ नहीं, ठीक है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम होगा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक। ये वाला मैं करवा देती हूँ, ये देखो D6 CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे पेयरिंग हो जाएंगे। आगे तुम्हारे ये वाले तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है। यस मैम। जैसे ये वाला देख लो, निकल, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है भाई, पता नहीं एग्जामिनर का क्या इतना फेवरेट है। जब आप निकल Cl4 का निकालेंगे तो निकालो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, अपनी नोटबुक खोलो सारे, D8 है, D8 निकालो निकालो क्या आ रही है। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है और CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, नीट वालों का बहुत ज्यादा। पहले वाले की sp3 आएगी मैम, शाबाश, और नीचे वाले की मैम इसकी भी sp3 है, लेकिन ये डाया होगा और वो मैम वो Cl है ना इसलिए। दोनों की टेट्राहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल होगी मैम, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज्योमेट्री सेम है, बट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी अलग अलग आएगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ इसका। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो सारे, बहुत बढ़िया। वीबीटी तो आपकी टिप्स पे है, शाबाश। 4 नंबर का सवाल आपने बना लिया बेटा अपने नीट के लिए और पेपर के लिए संडे वाले। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर, मैम ये देख के ही पता चल रहा है, ये तो है ना मैम बी होगा इसका, मैम ए होगा। यस मैम ए होगा पैरामैग्नेटिक। मैम ए है। आपते क्यों भाई, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, आराम से बोलो, आराम से भी बोलते हैं, है ना, इतना चिल्लाने लग जाते। D2sp3 होगा लेकिन पैरामैग्नेटिक होगा बच्चे। मैम जोश में हौस खो देते हैं मैम। मैम ये पैरामैग्नेटिक कैसे होगा? मैम एक बार डाया होगा क्योंकि मैम डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक आ रहा है। नहीं M में ना +2 D5 अनपेयर्ड। इसका D5 होता है, तो मनीषा एक मिनट रुको बेटा, तुम्हारी साइड से मेरे को बहुत ज्यादा वो हो रही है, नॉइज डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा माइक में कुछ इशू है। अभी तो करवाया बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वहां तो तुम बोले नहीं। Mn3+ में D5 वाला नहीं, Fe में Fe वाला जो है वो डायमैग्नेटिक होगा। नहीं, दोनों सेम। अरे Fe3+ है ना, देखो इधर D5 है, पेयरिंग करवा देगा वो, माना करवा देगा, 1 2 3 4, फिर भी तो एक रह जाएगा ना बच्चे। मैम समझ गया, मैम समझ गया। ठीक है, तो ध्यान से करना है। चलो, ये मल्टी करेक्ट है बच्चों, मल्टी करेक्ट है। वैसे क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी तो मैंने मल्टी करेक्ट कर दिया, तो इसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान से देखना प्लीज क्वेश्चन, ध्यान से देखो, गलती नहीं करनी। तुम लोग ना जब गलती कर देते हो, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक ही है स्कोरिंग सबसे ज्यादा नीट में।
कल 1.5 घंटे क्लास है ना, ओके। कल मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करानी है, कोई बात नहीं। सीएफटी तुम्हें मैं समझा दूंगी, डोंट वरी, पक्का समझाऊंगी, क्योंकि मेरे को 4-5 बच्चों ने बोला है। तो आज नहीं तो कल मैं बेशक 15 मिनट उसके लिए निकालू, लेकिन पक्का समझाऊंगी, क्योंकि सीएफटी भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो डोंट वरी, उसकी तुम टेंशन ना लो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा सा लेकिन सीएफटी पढ़ के आना है ना, ये प्रॉमिस करो मुझे। ए बी इज करेक्ट। देखो सबसे पहले तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग तो पक्का मैग्नेटिक मूवमेंट में तो आएगा डिफरेंस, ठीक है। ज्योमेट्री में भी आएगा। ये आपका स्फीयर प्लेनर है और ये आपकी टेट्राहेड्रल है, तो बी वाला भी करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है और डीएस। मैम एक बात पूछूं? हाँ मैम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में फर्क क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन और अरे हाइब्रिडाइजेशन में तो देखो बच्चे, सही क्वेश्चन पूछा। हाइब्रिडाइजेशन में तो मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। मिक्सिंग होने के बाद हम देखते हैं कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, तो उसको देख के हम उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करते हैं कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आई है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, सेम थोड़ी ना, दोनों सेम नहीं है बच्चे। हाइब्रिडाइजेशन को देख के हम ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर रहे हैं विवेक, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा तो ज्योमेट्री कैसे बताओगे, है ना। मैम उसी में कंफ्यूजन थोड़ा सा। कोई बात नहीं, चलेगा, जितनी भी कंफ्यूजन है बोलो, कैसा भी क्वेश्चन हो। एबीडी, बस वो जो तुमने वो बोला था ना ब्रेसलेट वाला, वो मेरा आज मूड बन गया उस बात से, ठीक है। जोन टेलर नहीं आना बेटा पेपर में, वो मैं बताऊंगी क्रैश कोर्स जब तुम्हारा चालू करूंगी ना वहां पे। अभी फिलहाल तुम में भी थोड़ा समझो भाई, 1 घंटा ही था तुम्हारी मैम के पास, कितना कराऊंगी। आइसोमेरिज्म में भी मैंने छोड़ा है। ये वाला कर लोगे, देखो क्या है, चलो करो, एक काम करते करो, कम से कम जो टॉपिक हो रहे हैं वो तो अच्छे से करो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, बस ये ध्यान रखना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। शैली बड़ी आइडिया बेटा। यस मैम। मैं चैट में बहुत एक्टिव रहती हूँ, मतलब मेरा ध्यान यहाँ होता है तो वहां पे भी होता है, तो तुम मुझसे चैट में पूछोगे तो ऑलमोस्ट 90% जवाब मैं दूंगी, लेकिन वो क्या होता है ना, बोलने से थोड़ा शोर हो जाता है और कुछ नहीं। चलिए आ रहा है आंसर, साक्षी सी बता रही है ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, इसमें 5 पहला ऑप्शन देखते हो जाएगा। इसमें 0 होंगे, इसमें 1 अनपेयर्ड है, इसमें चेक कर लेना कितने आ रहे, 2। तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया निकाला बस। पढ़ना ही नहीं पड़ा जाता। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैम वाला तो एक ही ऑप्शन से हो गया था। अच्छा, एक में ही था क्या फर्स्ट वाला? अरे फिर तो तुमने जल्दी जवाब, मेरे तुमने 1 मिनट खा लिया मेरा। ठीक है, चलो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ना मैं क्या करती हूँ, देखते हैं कितना बता पाती हूँ। आइए, बाकी मैं तो पढ़ाने को पढ़ा दूं, बट अब तुम्हारी क्लास है। शिवानी मैम 15 मिनट लेट ले सकती हैं तो खत्म हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी। मैम आप 9 बजे छोड़ देना ना मैम, वैसे भी 9:15 पे स्टार्ट है क्लास। मैम 9 o'clock तक। अरे मैम कुछ खा लेंगे, हम भूख लगी हुई है मैम। नहीं मैम इतना। अच्छा, आप लोगों की क्लास 8:45 है या 9:15 है, पहले मुझे ये बताओ। मैम 9:45 9 बजे की है मैम ये लोग आपको डरा रहे हैं। मैम अभी है टाइम, अभी करवा लो, 15 मिनट है अभी। नहीं आप मुझे बस ये बताइए, 9:15 से 9:15 है, 9:45 से 9:45 है? 9:15 से 9:15। 9:15 से 9:15 है। अच्छा तो ये बोलो ना, फिर तो हो जाएगा। मेरे को लगा 15 की है। हाँ, मुझे लगा 8:45 पे है। चलो आ जाओ। आपको कब से बोल रही थी मैम वापस आ जाए, जाए नहीं। मैम मैंने तो बोला था, बच्चे कह रहे 45 पे है। मैम चलिए शुरू करते हैं। अरे देखो प्लीज कराने दो मुझे, इतना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो तुम। चलो आओ। तो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है ना, देखो सिंपल सा पहला तो बेसिक डिफरेंस यही है। बीबीटी ने क्या बोला था, कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर किया था उनके बीच में ना, ओवरलैपिंग हो रही थी, ठीक है। इसमें जो है, इसने मेटल लिगेंड का बॉन्ड जो है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बोला गया। हालांकि ये ट्रू तो नहीं होता, ना ही प्योरली कोई कोवेलेंट होता है, ना ही कोई प्योरली आयनिक होता है, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने प्योरली आयनिक इंटरेक्शन दिखाई है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखते हैं, एफ ऑर्बिटल में कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए वो हम स्टडी नहीं करते। अरे प्लीज शोर मत मचाओ, कोई कह रहा है 9 बजे है ना, अभी भी बहुत टाइम है बच्चे। अगर मैं 8:55 पे भी छोड़ू तब भी बहुत टाइम है, ठीक है। चलिए आइए,
जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन मैं बैठे हो अभी तुम तो मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। तो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, एस और पी की स्प्लिटिंग नहीं होती, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग सिलेबस में है। तुम्हें पता है कि कितने टाइप की ऑर्बिटल होती है, 5 डी ऑर्बिटल होती हैं। 3 क्या होती हैं, इन बिटवीन एक्सिस होती हैं, dxy, dyz और dxz, और 2 क्या होती हैं, अलोंग एक्सिस होती हैं। ठीक है, 2 एक्सियल हम बोलते हैं, 2 एक्सियल होती हैं और 3 नॉन एक्सियल होती हैं। नॉन एक्सियल मतलब समझ गए ना, जो एक्सिस के ऊपर वो एक्सियल, जो नहीं है वो नॉन एक्सियल। तो ये शेप इस तरीके से दिखाई हुई है, आप लोगों को पता भी है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में प्योरली आयनिक इंटरेक्शन कंसिडर की है। अब होता क्या बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे आओ, ध्यान से देखना पड़ेगा। आओ देखो, इधर आओ। अब क्या है आपका, मान लो यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देख पा रहे हो बच्चों, ये बेसिकली लिगेंड के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक्स वाई कंसिडर कर लेती हूँ, ये मेरी मान लेते हैं वाई है एक्सिस, और ये मान लेते हैं जेड है, और ये मान लेते हैं एक्स है। देख पा रहे हो बच्चों? तो ये सुनना बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्प्लिटिंग पता चल गई ना, क्वेश्चन तो यूं ही लगा लोगे तुम। यहाँ पे हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि जो लिगेंड है मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन है, पता है तुम लोगों को? मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ना, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब लिगेंड जी आएंगे तो लिगेंड जी बिल्कुल एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं, और एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये 2 डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं तो जो एक्सिस पे डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो इन बिटवीन एक्सिस है। यस मैम। अगर रिपल्शन वो ज्यादा फेस करेंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जो डीएक्स जो रिपल्शन फेस नहीं कर रहे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यानी कि जो पहले डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर थी, 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर थी, लिगेंड की प्रेजेंस में आने से उनकी जो डीजेनरेसी थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, वो स्प्लिट हो गए 2 लेवल्स में। ठीक है, इनको हम मैम वो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट वाले में कह रहे हो क्या? ये वर्ड यूज मत करो यहाँ पे। ठीक है, ओके ठीक है, मैम। डीजेनरेसी ब्रेक हो गई, इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, क्योंकि ये सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, इसकी एनर्जी ज्यादा बिकॉज रिपल्शन ज्यादा फेस कर रहा है, इसमें कम कर रहा है, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं T2G, ट्रिपली डीजेनरेट। इसको हम बोलते हैं EG, डबली डीजेनरेट। समझ में आया स्प्लिटिंग कैसे हुई बच्चों? देखो, पहले क्या थे, कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल है पूरा इन्वायरमेंट, सामने से लिगेंड आ रहा है दूर से, तो उनकी एनर्जी ज्यादा हुई। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जब लिगेंड और पास आ गया तो इनकी डीजेनरेसी क्या हो गई बच्चों, ब्रेक। ठीक है, ये T2G है, ये EG है। बीच में क्या है इसका, बेरी सेंटर है। एवरेज डिस्टेंस इनका सेम रहता है, कितना है, डेल्टा O। डेल्टा O क्या है बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अच्छा, T2G से बेरी सेंटर का डिस्टेंस कितना है, -0.4 डेल लो। बेरी सेंटर से EG का डिस्टेंस कितना है बताओ, 0.6 डेल। माइनस क्यों लगाया, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। क्या इतना मेरे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है मैंने, 2 टाइप की ऑर्बिटल्स हैं, पढ़ लेना, T2G EG है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आओ, हम CFSC कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें CFT से ये भी पता लगा सकते हैं हम कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है बच्चों, CFSC निकालना पड़ता है, विच इज योर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे निकालते हैं, -0.4, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G बच्चों, प्लस 0.6 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ब्रैकेट बंद, और डेल नोट, प्लस MP। हाँ, अभी बताऊंगी रेशम, वो अभी एक बार ये देख लो, प्लस MP। MP क्या है बच्चे, पेयरिंग एनर्जी। MP क्या है, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है जी, ऐसे अपन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे अभी मुझे रेशम ने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे पेयरिंग करवाओगे और कहाँ पे आप पेयरिंग नहीं करवाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से बता दिया था कि भैया ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और ये लिगेंड क्या है, अपने वीक है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो वो वाला कौन सा केस है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस है, वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तब आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे यहाँ पे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, करके दिखाऊं, एक काम करते हैं पेज ले लेते हैं एक और, मेरे पास पेज नहीं है, चलिए देखो जैसे मैं करवाती हूँ। पता है रेशम, बहुत बढ़िया वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तुम लोगों को दिक्कत कहाँ पे आती होगी, निकालने में आती होगी। तो देखो अगर मान लो मुझे D1 के लिए निकालना है तो तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू करोगे। यस अब मैम। मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो, अगर तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, मेरी तरफ देखो, बोर्ड कहीं नहीं देखना, मेरी तरफ देखो, अगर तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, T2G में देखो 1 2 3, फिर ऊपर जाएंगे 4 5, फिर नीचे जाएंगे 6 7 8 9 10, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा 1 2 3 नीचे ही भरेंगे, 4 5 6 फिर ऊपर जाएंगे। फिर से बोलूं, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले नीचे वाला T2G भरेगा फिर EG वाला, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भैया पहले ही पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन D1 D2 D3 तीनों ऐसे केस हैं, बेशक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, बेशक आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, डजंट मैटर, CFSC सेम आएगी। जैसे इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इधर, और D3 में क्या होगा बच्चों, 3 होंगे। शाबाश, बहुत आराम से सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर CFSC निकालने तो कैसे निकालोगे, T2G से कितना डिस्टेंस होता था, याद करो, बेस सेंटर का -0.4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो हो जाएगा बस खत्म। D2 में क्या होगा, -0.4 इंटू 2 -0.8, 1 डेल और 10 TQ, 10 क्या बोलते हैं 10 DQ के भी बराबर होते हैं। इसकी कैसे निकालोगे, -0.4 इंटू 3। ये किसके लिए आई है CFSC, चाहे तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो चाहे वीक फील्ड लिगेंड ले लो, सेम आएगी। ऐसे ही बच्चों जो आपका D8 D9 D10 होता है, इसमें भी क्या होगा, CFSC सेम, CFSC सेम होगी, वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। जो लोचा आता है, वो लोचा कहाँ आता है बच्चे, वो लोचा आता है D4 में आता है, D5 में आता है, D6 में आता है और D7 में आता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो पेयरिंग एनर्जी, लिख लो यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी विल इंक्लूड इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, या मैं सिंपल बोलूं, हाँ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मैम मतलब कि पेयरिंग होगी इन इलेक्ट्रॉन को भरते हुए। जो मैंने वो लिखा था ना बच्चे, MP अभी करके दिखा, तो इधर आओ, एक करके दिखा रही हूँ, चलो 2 करके दिखा दूंगी, फिर तुम्हें बाकी समझ में आ जाएगा। इधर आओ, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ D4 हाई स्पिन फिल कर दो ऑक्टाहेड्रल में, तो कैसे करोगे अलीशा, T2G में कितने फिल करोगी, 1 2 3, हाई स्पिन में 3 फिल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं यही बोलती हूँ लो स्पिन, तो क्या होगा बच्चों, नीचे ही भर जाएंगे सारे T2G में, पेयरिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला, पेयरिंग हो जाएगी, बहुत बढ़िया। मैम इन दोनों केसेस में जो CFSC आएगा वो अलग आएगा ना। बिल्कुल आएगा अलग, क्योंकि अगर तुम यहाँ से CFSC निकालोगे तो क्या होगा, 3 इंटू -0.4 प्लस 0.6 निकालोगे, जबकि यहाँ जब निकालोगे तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ऐड होगी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए तुमने कितनी एनर्जी दी, तुमने कितना फोर्स किया इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए। यहाँ पे एक भी पेयरिंग नहीं, यहाँ पे पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे 1p ऐड होगा CFSC निकालने के बाद। ठीक है, 4 इंटू -0.4 प्लस 1p ऐड होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैम हम जितनी पेयरिंग करवाएंगे मतलब एंड में उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे गलती करोगे, जितनी पेयरिंग नहीं, जितनी जबरदस्ती पेयरिंग करवाओगे, क्योंकि D4 में कोई लोचा नहीं है, सबको दिख रहा है एक है तो मैम लगा दिया एक। D5 में समझाती हूँ तुम्हें, आइए D5 में समझाती हूँ, D6 D7 खुद कर लेना, D5 में देखो, ये एक काम करते हैं D6 ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, D6 हाई स्पिन का फिल करो अपने आप तुम, और देखो क्या आ रहा है, और ऐसे ही D6 लो स्पिन का,
CFSC तो निकालने आ गई ना मैम D6 का ना मैम? हाँ D6 का बच्चों। तो 1 2 3, अरे मैम ने इतना, लो बड़ा वाला ले लो, 1 2 3 4 5 6 लो स्पिन में, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यही बना है सबका, ध्यान से देखिए। यस मैम। अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कि यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे बोलोगे मैम 3p, क्योंकि मैंने बोला लो स्पिन में ही पेयरिंग एनर्जी ऐड होती है। अगर आपने लिख दिया 3p तो वो गलत हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स को इसमें रहते हैं कंफ्यूजन, 2p आएगा ना इधर? लेकिन यहाँ पे यस बिल्कुल 2p आएगा। क्यों? इधर आओ इधर आओ, यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 5 जो 6th इलेक्ट्रॉन आया उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको आना ही नीचे था। हमने जबरदस्ती थोड़ी ना लाया उसको, वो आना ही नीचे था। लेकिन यहाँ पे आपने जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई है, तो जिसको आपने फोर्सफुली पेयर करवाया है वो आपको इंक्लूड करना है पेयरिंग एनर्जी में। तो बच्चे क्या आ गई, 2p आएगी CFSC निकालने के। मैम अब क्लियर हो गया। मैम वो 2p मुझे नहीं आई ये चीज समझ में, आपने क्या बताया? अरे तुम एक साथ बोल रहे हो। मैं ये मैम बोल फिर 7p में क्या होगा? मतलब 7d में D7 से होगा तो क्या होगा? D7 निकालो, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, चलो D7 वाला करके दिखा देती हूँ अगर इसमें डाउट है। बनाना D7 का। CFSC मैम बी फील्ड लिगमेंट -0.8। नहीं मैम T2G में 5 हो जाएंगे और EG में 2 हो जाएंगे। पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे होगा हाई स्पिन बनाइए। अलीशा प्लीज ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 यही बनाया होगा। लो स्पिन में क्या होगा, पहले तो नीचे फिल कर लो। 1 2 3 4 5 6 और एक से 7, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पेयरिंग है, ये आपने फोर्सफुली नहीं करवाई, उन दोनों को आना ही नीचे था, उन दोनों को आना ही नीचे था, ठीक है। यहाँ पे आपने कितनी एक्स्ट्रा कराई, 1 करवाई। 2 दो क्यों 1 2 क्यों? क्योंकि 2 तो आपने एक्स्ट्रा कितनी पेयरिंग कराई वो आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पे 2 तो हुई थी हाई स्पिन में, तो इसमें क्या नई बात है, इसमें हमने 1 एक्स्ट्रा कराई है, वो आपको लिखना है। ये सब क्लियर हो गया अब? ठीक है, हाँ जी बताओ बच्चों, ठीक है। ओके, मैं कमेंट्स ही देख रही थी आप लोगों के, ठीक है जी। देखो एक बार ध्यान से, यस मैम। टेट्राहेड्रल में बिल्कुल ही उल्टा होता है। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग मेरे मैम। बच्चों को पता ही है क्या होता है। अरे हाँ बोलो मैम इसका फॉर्मूला होता है ना 4/9 डेलो। साक्षी, एक बार विवेक बोल रहा है ना। हाँ विवेक बोलो। मैम जैसे हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर पेयरिंग अपने आप हो जाते हैं, तो उसके अंदर तो पेयरिंग एनर्जी मतलब हमने तो नहीं लगाया कुछ काम, तो उसमें पेयरिंग एनर्जी 0 होगी ना किसमें, अगर लो स्पिन लो में या हाई में? लो में मैम, लो में। लो में तो ऐड कर रहे हो ना पेयरिंग एनर्जी। नहीं मैम, अगर मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हाँ तो मैम उसमें तो पेयरिंग अपने आप ही वो करा देगा। अपने आप नहीं कराया, आपने उसको एनर्जी दी है पेयर करने के लिए। अपने आप कैसे हो रहा है? अपने आप तो वो हाई स्पिन में हो रहा है। यही तो मैं इतनी देर से समझा रही हूँ तुम लोगों को। हाई स्पिन में वो अपने आप नीचे आ रहा है ना, क्योंकि हाई स्पिन में क्या होता है, पहले 1 2 3 फिर ऊपर बढ़ते 4 5 6 वाले के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि लो स्पिन वालों में तो हम जबरदस्ती करा रहे हैं ना। हाँ भेजने को तो हम ऊपर भी भेज सकते थे, बट हम उसमें पेयरिंग एनर्जी कम है तो हमें एनर्जी कम खर्च करनी पड़ रही है, तो हमने मतलब आप ये कह रहे हो कि ऊपर जो था एक ही बॉक्स खाली था तो उसके पास एक ही है, उसी को हमने फोर्सफुली डाला है। हाँ जी D7 में बात कर रही हो ना। और अगर मैम ये चीज होती कि जो जैसे D7 वाले का जो लो स्पिन है, अगर उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाते तो हमारा 0p आता। नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हो चीजों को। आपको सिर्फ ये देखना है कि D7 जो लो स्पिन आप बता रहे हो, लो स्पिन देखो हाई स्पिन देखो, कितनी लो स्पिन में एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई है वो ऐड करनी है। इसमें एक्स्ट्रा कितनी हुई है लो स्पिन में अलीशा पेयरिंग? 1 ऐड करो। इसमें एक्स्ट्रा कितनी हुई है लो स्पिन में एज कंपेयर टू हाई स्पिन? 2। खत्म, बस ऐसे। मैम समझ में आ गया। चलिए टेट्राहेड्रल में कैसे होती है बच्चों स्प्लिटिंग? टेट्राहेड्रल में भैया 4 लिगेंड होते हैं, वैसे ही बहुत ही खराब स्प्लिटिंग होती है। ऑक्टाहेड्रल में इतनी स्प्लिटिंग होती है और टेट्राहेड्रल में इतनी, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना बच्चों की, कोई भी लिगेंड जो है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे पिक्चर नहीं है क्या, ये दी, हाँ, कोई भी लिगेंड जो है डायरेक्ट एक्सिस पे नहीं आता है। फिर भी कुछ हद तक जो आपके इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, बीच में जो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं बीच में, वहां से थोड़ा, जैसे मान लो मैं एक बार पेन निकाल, ये रहा, जैसे मान लो ये आपकी इन बिटवीन एक्सिस है, ठीक है।
लिगेंड कहीं ऐसा साइड से आ रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि इन बिटवीन में जो एक्सिस है उसको लिगेंड ज्यादा थोड़ा अप्रोच कर पा रहा होगा एज कंपेयर टू जो एक्सिस के ऊपर है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, नीचे ई वाले आ जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएंगे, T2 वाले। इसमें हम जी नहीं लगाते बिकॉज जी स्टैंड करता है सिमेट्री को, जी इज जिराडे, सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, इसमें सिमेट्री नहीं होती है। यस, स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, कितनी होती है, डेल टी 4/9 डेल नॉट होती है, ठीक है। तो ये चीज होती है, देख लो यहाँ पे। In tetrahedral approach, none of the d orbital points exactly towards the ligand, therefore splitting energy will be less. कितनी कम, 4/9 डेल नॉट, अप्रोक्सीमेट 50%, ठीक है जी। और जो 2 ऑर्बिटल है dx² डैश y², उनकी एनर्जी कम हो जाती है और ये वाली ऊपर चली जाती है, इसके जैसे देख पा रहे हो। यस मैम। और ध्यान रखना 4 ही लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होती है, तो यहाँ पे कभी भी पेयरिंग नहीं करवानी होती। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज, कौन आगे कंप्लीट करेगा, ऑलवेज मैम हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत बढ़िया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा यस मैम। ओके, मैं बना के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, T2 होगा और नीचे क्या होगा मैम EG। जी नहीं, जी यूज नहीं करना है, जी यूज नहीं करते टेट्राहेड्रल में क्योंकि सिमेट्री नहीं होती, ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री होती है, ठीक है। इस वजह से वहां जी लगाते हैं। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा पेपर में, ये आपके थोड़े आगे वाले लेवल में आता है। उसके बाद मैम EG की जगह मैम ओनली E लिखेंगे ना फिर तो। हाँ जी, ई लिखेंगे, आपकी बुक्स में ई लिखा हुआ है, नोटिस करना। मैम जैसे वो मैम अगर जैसे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो sp3 में भी तो डायमैग्नेटिक होता था, तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता था ना वो तो। हाँ, डायमैग्नेटिक तो फिर वो लो स्पिन वाला होगा ना। नहीं, उसमें आप लो स्पिन, ऑक्टाहेड्रल में बात करते हैं आप लो स्पिन और हाई स्पिन की बच्चों, ठीक है। ओके मैम। टेट्राहेड्रल में ऑलवेज हाई स्पिन बोलने का क्या मतलब है कि पेयरिंग ही नहीं होगी। जो आप ये बोलते हो ना इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, वो आप ऑक्टाहेड्रल में यूज करेंगे, समझ रहे। लो स्पिन का मतलब वो नहीं, लो स्पिन का मतलब होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कम होता जा रहा है क्योंकि पेयरिंग होती जा रही है, इसको मैं लो स्पिन बोलूँ। हाई स्पिन का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। बट इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल आप डी वाले केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बोलेंगे तो उसका मीनिंग ज्यादा बेटर निकलेगा, ठीक है। चलिए, कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चे, सबसे पहले है नेचर ऑफ मेटल लाइन। अगर मेटल 3D का है, 4D का है, 5D का है, इससे भी इस पे भी डिपेंड करता है स्प्लिटिंग क्या होगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू जितना ज्यादा आपका, मान लो 5D का मेटल है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा डिफ्यूज होते हैं नेचर में, तो लिगेंड आराम से अप्रोच कर लेगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा लिगेंड को अट्रैक्ट। मैम 30% से बढ़ता जाता है ना डाउन द ग्रुप। हाँ, आपको वो याद नहीं करना 30% वाला, मतलब रीजन आप कैसे भी याद करो बट पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, लिगेंड का नेचर देखो, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपको पूरी याद नहीं करनी, जस्ट आइडिया होना चाहिए कि पहले ये देखो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सीओ के बाद आता है CN बच्चे। आइसोमेरिज्म नहीं यहाँ पे रखा क्योंकि आई नो की टाइम कम था, क्योंकि पेपर में उससे क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के, इस वजह से मैंने नहीं दिया, ठीक है जी। तो जितने ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चे, स्प्लिटिंग होगी। और ज्योमेट्री तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में ले लेंगे, बताइए मैम होमवर्क। ठीक है। उसके बाद कलर आपको पता है, कलर किस वजह से आता है, मैम जो तुम्हें पता होता है उसको हल्ला मचा देते हैं। लेकिन तुम्हें ना थोड़ी सी बेसिक मैनर्स होनी चाहिए, जब मैम बोल रहे तो मत बोलो भाई, ऐसे हो जाते हो उतने ओवर एक्साइटेड में। ये तो हमें आता है, एक चीज तो हमें आती है, बेशक कुछ और आता ना हो। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसकी वजह से कलर आता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है, अगर तुम पानी को हटा दोगे तो कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो लिगेंड, देयर इज नो DT ट्रांजिशन, तो कोई कलर नहीं है, ठीक है। ये तुम DNF लोग में पढ़ते हो कि इनकम्प्लीटली फील्ड होंगे, D1 to D9 वही कलर शो करेंगे। कॉपर, जिंक, Ag+, टाइटेनियम 4+, ये नहीं दिखाते क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलर भी नहीं आएगा, ठीक है। DNF लोग के क्वेश्चन थोड़े टेस्ट में वो तुम्हें करना है प्रिपेयर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने दिन है बच्चों, 3 दिन है। तो कल मैं सोच रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लूं। और मैम आप वेटेज कब बताएंगे? वेटेज ऑलमोस्ट सबकी सेम है, ऑर्गेनिक की सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है।
कंपैरिजन कर लोगे वीबीटी सीएफटी में, पता है ये सबको वीबीटी ने क्या Yes, बताया, sir. कोवेलेंट करेक्टर, Yes, sir. सीएफटी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये यहाँ पे लिमिटेशन है सीएफटी की, ठीक है। उसके बाद ये, अरे ये तो बताना जरूरी था, अगर आपने नोटिस किया हो एनएमसी ने स्पेशली मेंशन किया इसकी एप्लीकेशन सिलेबस में, तो यानी कि 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए होता है, जिसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं एडीटीए के, ठीक है। जो आपके गोल्ड सिल्वर हैं, जो आपके गोल्ड हैं सिल्वर हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्योरिफिकेशन में भी कोऑर्डिनेशन का यूज होता है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है, ट्रांजिशन मेटल है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है पूरा। विटामिन B12 में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, कोबाल्ट यूज होता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन के लिए एल्कीन्स की विल्किंसन कैटलिस्ट, ये आने हैं पेपर में, कोई रोक नहीं सकता इनको, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन कौन यूज होता है, हाइपो सोल्यूशन आप यूज करते हो, ठीक है। उसके अलावा पॉइजनिंग के लिए आप क्या करते हो, अगर लेड की पॉइजनिंग हो जाती है तो ईडीटीए यूज करते हो, दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कि काफी स्टेबल होता है, और यूरिन के थ्रू वो क्या हो जाता है, चला जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में लेड पॉइजनिंग हुई है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए आप लोगों का क्या है, सिस्प्लेटिन है। तो ये वाली एक एक चीज आप लोगों की अंडरलाइन होनी चाहिए। जैसे ये देखो, कार्बोनिक हाइड्राइज और कार्बोक्सी पेप्टाइड्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बताओ बायो वाले, हाँ जी कहाँ गए, यस मैम। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक अंडरलाइन तुम्हारी नोटबुक में होनी चाहिए भाई, एक एक अंडरलाइन। हाइड्रेट होता है मैम, वो जब ऑक्सीजन का लेवल होता है मैम, वो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में इसका तुम्हारी मैम के लैब पे कोई फैक्ट